हेलो एंड वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो है चैप्टर 2 ऑफ द बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ क्लास 9th NCERT। तो हमने प्रीवियस चैप्टर जो है वो पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन। उसका इम्पैक्ट जो रहा वो थ्रू आउट द वर्ल्ड रहा, वो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले चैप्टर के अंदर भी। और उसी का राइज होता है, उसी से जो राइज होता है वो होता है सोशलिज्म इन यूरोप। क्योंकि एक रिवोल्यूशन जो है वो और चीज़ों को, एक आइडिया जो एक इनलाइटेंड आइडिया है वो और इनलाइटेंड आइडियाज़ को बर्थ देता है। तो जो है ये सोशलिज्म इन यूरोप, इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि सोशलिज्म राइज हुआ कैसे। तो हम बात करते हैं 1453 की, जहाँ हुआ था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब वहाँ जो हुआ 1453 में, उससे क्या हुआ, जो लैंड रूट्स थे उन पे जो है वो क्रूसेड चला था। क्रूसेड जो हुआ था क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के बीच में, एक रिलीजियस वॉर थी 400 ईयर्स की। अब वो ख़त्म होते ही जो है उस पर कब्जा हो गया अरब्स का, और वहाँ जो भी स्कॉलर्स थे उनको फ्लड होके कहाँ आना पड़ा, यूरोप में, इटली, इंग्लैंड, ऐसी जगह वो पहुँचे। और जो उनके साथ उनके थॉट्स भी पहुँचे, बुक्स भी पहुँची। अब इससे राइज होता है रेनेसा का। जो रेनेसा हुआ वहाँ रेनेसा ही आ गया, इनलाइटनमेंट पीरियड आ गया वहाँ। अब एज ऑफ इनलाइटनमेंट होने लगी। उससे क्या हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होने लगा, रीजन डेवलप होने लगा। बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने सोसाइटी का पूरा आउटलुक ही बदल के रख दिया। और उससे क्या होने लगा, फिर साइंस का राइज होता है, साइंटिफिक एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी। और वहाँ जो है ऐसा करते करते जो फर्दर डेवलपमेंट हुए, उसमें जो है इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। अब वो रेवोल्यूशन खाली इंग्लैंड तक तो रुक नहीं सकता था, वहाँ से बाहर गया, और वहाँ से फिर शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और फिर वहाँ आप देखोगे कि उस टाइम के करंट जो डेवलपमेंट्स थे उसमें जो हुआ, न्यू इकोनॉमिक सेटअप आ गया। वहाँ राइज होता है दो क्लासेस का, कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास का, जिसको मार्क्स प्रोलेटेरिएट भी बोलते हैं। अब जो है कैपिटलिस्ट क्लास जो थी वो वेल्दी मिडिल क्लास थी, बुर्जुआजी क्लास थी। और कुछ एक जो है वो पुराने कंजर्वेटिव क्लास भी थे, जो पुराने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये से जो सर्वाइव कर गए थे आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो वहाँ क्या हुआ, इन्होंने फैक्ट्रीज डाल ली, और उस फैक्ट्रीज में जो काम कौन करते थे, वर्कर्स करते थे, और उनका दबा के एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। तो उस चीज़ को आप देखोगे तो यहाँ दिया है, जो लोग उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट इज अर्नड बाय कैपिटलिस्ट। एंड जो वर्किंग क्लास थी, जो अभी भी मिजरी में थी, वो हमेशा से मिजरी में रही है, तो वो थी लेबर क्लास। अब लेबर क्लास मिजरी में रहेगी, बट आप यहाँ देखो पीछे बैकग्राउंड में फ्रेंच रिवोल्यूशन चलता आ रहा है। उनको पता है कि भाई आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनानी पड़ेगी, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जो आपकी ग्रीवांसेस को, डिमांड्स को कंसिडर कर सके, आपकी हेल्प कर सके आपके मुश्किल वक्त में। वहाँ राइज होता है ट्रेड यूनियंस का। और ट्रेड यूनियंस जो है ना, वो बेसिकली काम कर रही थी लेबर्स के वेलफेयर के लिए। कुछ ऐसे भी मिडिल क्लास थे जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते थे, जो वर्कर्स के फेवर में जाना चाहते थे कि सारी जो है प्रॉफिट वो कैपिटलिस्ट या ओनर ऑफ द फैक्ट्री को ही नहीं मिलनी चाहिए, कुछ एक इनको भी फ़ायदा होना चाहिए, इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनकी जो है वर्किंग कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, लिविंग कंडीशन इनकी इंप्रूव होनी चाहिए। बट ये सारी जो ये छोटी जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच थी, ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई। वर्कर्स के जो मूवमेंट्स होने लगे ना, आउट जो होने लगे, और वहाँ से फिर राइज होता है सोशलिज्म का। तो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ ऐसा जो आने लगी। तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन देयर वाज अ एज ऑफ सोशल चेंज। अब एज ऑफ सोशल चेंज, तो उसमें क्या हो रहा था, जो पावरफुल आइडियाज़ थे जैसे फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, वो यूरोप में सर्कुलेट होने लगे आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इंडिविजुअल राइट्स, रिपब्लिकनिज्म, ऐसे जो आइडियाज़ थे जो हमने कहाँ देखे थे, कहाँ राइज हुआ इन आइडियाज़ का फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये डिस्कस होने लगे कि यार एक ये नए कॉन्सेप्ट आए हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जो और अदर जगह पे जो परेशान लोग थे, पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर थे, इवन दैट जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास जो थी उसमें टैलेंट था, परसिवरेंस था, सब था, बट उनको वो प्रेस्टीज नहीं मिलती थी, क्योंकि जो पुरानी जो नोबल क्लास है वो उनको इक्वल फुटिंग नहीं देना चाहती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास दोनों एक साथ रहे, बट फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड यूनियंस का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ फिर कौन हो रहा था इंप्रूव। देखिए कंडीशन तो किसकी इंप्रूव हो रही थी, मिडिल क्लास की। वर्किंग क्लास तो वैसी की वैसी थी। आपने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी हमने देखा था ये बात कि जो है राइट टू वोट वो किसको मिल रहा है, जो टैक्स पे कर रहा है। तो यहाँ भला किसका हो रहा है, प्रेस्टीज किसकी पकड़ रही है, वेल्दियर मिडिल क्लास की। जो प्रॉस्पेरस सेक्शन, उसको नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन के लिए अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ डेवलपमेंट होने लग रहा है वेरियस सोशल ग्रुप्स का, जो क्या चाहते थे, सोशल चेंज को लाना चाहते थे।
और जो ओल्ड सोसाइटल फीचर थे वो कहीं ना कहीं पॉसिबल चेंज ला ही रहे थे, क्योंकि आपने सोशल और जो पॉलिटिकल चेंज आप देखने लग गए थे। फ्रेंच रिवोल्यूशन से उसकी शुरुआत हो गई थी। अब जो नए जो ग्रुप्स बन रहे थे वो सोशल चेंज तो लाना ही चाहते थे, बट इस टाइम डिमांड किस चीज़ की थी? इकोनॉमिक चेंज की थी, कि जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी को अबॉलिश करो, जो वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए वर्कर्स के अंदर, वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, जो है उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए, ऐसी जो बातें हैं वो राइज होने लगी। ये इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। सोशलिज्म, जो सोशलिस्ट आइडिया, जो ये नया इकोनॉमिक सेटअप इन्होंने बनाया था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया था। और इसके अलावा जो पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप के जो आइडियाज़ थे वो बिगिन होने लगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि वो और जगह भी जाने लगे, वो रशिया में डिस्कस होने लगे, जो है अमेरिका के अंदर भी राइज होने लगा, जो लेबर मूवमेंट्स का, सोशलिस्ट मूवमेंट का, इधर इनका राइज होने लगा। तो ये जो एज थी आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन विद द लाइक अर्लीस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, विद द अर्ली 20th सेंचुरी तक, ये जो एज आई ये एज थी सोशल चेंज की, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की कंडीशन बदलने जा रही थी, बहुत लोग जो है वो अवेयर हो रहे थे उनके राइट्स के लिए, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वॉइस वो उठाने लगे थे। इसलिए इस एज को हमने क्या कहा है? द एज ऑफ सोशल चेंज। अब यहाँ राइज होता है ग्रुप का, मतलब काफ़ी तीन बेसिकली कैटेगरीज का यहाँ राइज होता है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो हम देखते हैं पहले लिबरल्स को। लिबरल्स क्या थे? वो ग्रुप था जो सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहता था, कि जो वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सारे रिलीजन को टॉलरेट करे, क्योंकि उस टाइम पे भी जो यूरोप है वो एक रिलीजन के फेवर में रहता था। जैसे ब्रिटेन जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के फेवर में रहता था, स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च के फेवर में रहता था। अब आप देखोगे कि कैथोलिक चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये सब जो है वो राइट विंग तो नहीं कह सकते, मतलब आप कहोगे कि एक फॉर्म हुआ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी डिवीजन आया। वन देयर वाज अ कैथोलिक एंड अनदर वन वाज प्रोटेस्टेंट, जो नए आइडियाज को मानना चाहते थे, जो साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे रेदर देन जो मैजिक या जो गॉड की जो पावर्स है उसके से ज़्यादा वो रीज़न को बिलीव करना चाहते थे। तो यहाँ डिवीज़न होने लगा। तो जो यूरोपियन स्टेट्स थे, जो गवर्नमेंट्स थी, वो भी उनको ज़्यादा फेवर करती थी, क्योंकि उनको एक्चुअल जो पावर है वो कहाँ से मिल रही थी? क्योंकि जो कैथलिक्स हैं वो जो है डिवाइन पावर में बिलीव करने वाले लोग थे, कि डिवाइन पावर ऑफ गॉड, और जो किंग है वो ऑर्डेन्ड होता है गॉड से। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो राजा है उसको अगर डिवाइन राइट्स मिल रहे हैं तो वो उसी को फेवर करेगा। जबकि रीजन में, साइंस में बिलीव करने वाले लोग इस चीज़ में मानते नहीं थे, वो मॉडर्न थॉट्स में बिलीव करते थे। अब क्या हुआ? तो ये लोग जो लिबरल्स थे वो इसको अपोज करते थे, कि जो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर है उसको वो अपोज करते थे। जो डिवाइन राइट्स है उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। और उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट्स के अलावा जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है उसको वो चाहते थे कि भाई सेफ गार्ड करना चाहते थे, कि गवर्नमेंट जो है वो क्रश नहीं कर सकती राइट्स ऑफ इंडिविजुअल को। आप किसी भी एक इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो अपनी डेस्पोटिक रूल के अंडर। और ये बोलते थे कि भाई हम एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिव जुडिशरी होनी चाहिए, जो कि किससे इंटरप्रेटेड हो? लॉ से, लॉ के अंडर काम करने वाली एक इफेक्टिव जुडिशरी होनी चाहिए। तो ये जो है वो मॉडर्न अप्रोच वाले लोग थे। बट अब देखोगे जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि ये लोग, ठीक है देखो, अब लिबरल्स जो थे वो थे वेल्दियर मिडिल क्लास, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारे चेंज आए, क्योंकि उनका खुद का प्रेस्टीज था। वो चाहते थे कि उनको जो है वो जो क्लर्जी क्लासेस थी, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो नोबल्स थे उनकी इक्वल फुटिंग चाहिए थे उनको। तो वो चाहते तो थे ये सारे चेंज आए, बट वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। इसका जो एग्जांपल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि देयर इज़ अ वेल्थ क्राइटेरिया, कि एक वेल्थ क्राइटेरिया था आपको राइट टू वोट लेने के लिए। और लिबरल्स जो थे वो होना चाहिए था कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स पे नहीं करता, जो वेल्थ जनरेट नहीं कर पा रहा, उसको कोई राइट नहीं है वोट का। तो ये लोग लिबरल्स थे बट नॉट द डेमोक्रेट्स। इसी के साथ रेडिकल्स थे। रेडिकल्स भी वही ग्रुप थे जो क्या चाहते थे? चेंज लाना चाहते थे, बट ये जो मेजॉरिटी थी, जो कंट्री की जो पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी थी, उस ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करते थे कि उसी की जो मेजॉरिटी में लोग हैं उन्हीं की गवर्नमेंट होनी चाहिए। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट एज सच माइनॉरिटी, ये इनका ये बिलीव होता था। अब ये लोग सफरगेट मूवमेंट को भी इन्होंने सपोर्ट किया। इसका जो ग्रुप था इसमें रेडिकल्स के काफ़ी लोग थे जिन्होंने सफरागेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब ये क्या था मूवमेंट? ये मूवमेंट वो था जिसमें वुमेन को राइट टू वोट देने की बात हुई थी। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, जो वुमेन का जो रेवोल्यूशन था उसके अंदर के वुमेन का जो स्ट्रगल था वो नेक्स्ट 200 ईयर तक चला, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो। तो ये जो मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे, हवा जो है वो रुकती नहीं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो हवा की तरह फैला, उसके जो आइडियल्स है वो हवा की तरह फैले।
और वहाँ जो है ये ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स जो जिन्होंने बहुत एक इफेक्टिव चेंज लाने की कोशिश की ना, उसमें कहीं ना कहीं रेडिकल्स ने सपोर्ट किया, जिसमें से एक था सफ्रागेट मूवमेंट। उसके अलावा ये लोग है ना, जो ग्रेट जो लैंड ओनर्स थे ना और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, उनके जो प्रिविलेजेस जो उनको मिलते थे ना, टैक्स वैक्स नहीं पे करना है आपको, और इसके अलावा जो फ्यूडल ड्यूज थे, जो और अदर इनको जो है ना मैक्सिमम जो एक्सप्लॉइटेशन जो ये करते थे उसके ये अगेंस्ट थे। और इसके अलावा ये पसंद नहीं करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि भाई जो पूरी प्रॉपर्टी है, क्या हो रहा था फ्रांस में, क्या हो रहा था कि 90% ऑफ द लैंड ओन रिसोर्सेज वर इन द हैंड्स ऑफ 5 to 10% पीपल। तो ये लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों के अगेंस्ट एक ग्रुप था, वो था कंजर्वेटिव्स। अब कंजर्वेटिव क्या होते हैं? ये लोग वो लोग होते हैं जो चेंज लाना नहीं चाहते हैं, मतलब ये पुराने आइडियल्स को ही बेस्ट मानते हैं। तो इनका क्या होता था कि इनका जो बिलीफ था वो ये था कि जो ओल्ड सिस्टम है ना वो बेस्ट था, और अगर आप चेंज लाओगे सोसाइटी में तो वो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देगा। तो ऐसी जो मेंटालिटी, जो ऐसे जो बिलीफ सिस्टम वाले लोग हैं, उनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। अब जो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ रहा है, अब उनको पता है भाई अगर हम थिंकिंग को हमारी जो मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो और उसके अलावा आप देखोगे कोई भी रिवॉल्यूशन होता है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हर सेक्शन पे होता है। तो यहाँ इनकी भी थिंकिंग के अंदर शिफ्ट हुआ, बट इनका यही हिसाब था कि अगर आप चेंज आना है, थिंकिंग में इनकी चेंज आया था, बट ये वही बिलीव करते थे कि नहीं, पास्ट जो है उसको रेस्पेक्ट हमेशा हमें करना चाहिए, जो हमारी एंशिएंट जो है, जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और जो चेंज है ना वो रैपिड नहीं होना चाहिए, वो स्लो होना चाहिए। ये कंजर्वेटिव मानते थे। रेडिकल्स मानते थे कि इफेक्टिव चेंज आना चाहिए तुरंत। जो ये लोग जो है ना वो थोड़े गर्मी वाले लोग थे कि हाँ भाई बिल्कुल रेडिकल अप्रोच रखेंगे हम, इफेक्टिवली चेंज आना चाहिए तुरंत। लिबरल्स जो है वो थोड़ा मॉडरेट चीज़ में बिलीव करते थे, और कंजर्वेटिव चाहते थे कि हाँ ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, बट थोड़ा टाइम हमें चाहिए, जो चेंज है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ जो है, मैंने आपको बताया था इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर, जो साइंटिफिक और जोग्राफिकल डिस्कवरी होने लगी उससे न्यू इकोनॉमिक सेटअप बना, इंडस्ट्रीज जो है वो उभर के आने लगी। यूँ जो है इंग्लैंड के अंदर है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो रुकता तो नहीं। अब क्या हुआ, अब जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनेगी तो जो है वो चेंज भी सोसाइटी के अंदर, सोशल चेंज भी लेके आएगी। तो 19वीं सेंचुरी के अंदर है ना बहुत जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। यहाँ क्या हुआ, नई सिटीज़ बनने लगी, न्यू जो है इंडस्ट्रियल रीजन बनने लगे। अब यहाँ क्या होने लग गया, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगा, इंग्लैंड में हुआ, फिर सब यूरोपियंस आसपास के एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे तो उनको भी उनकी कंट्री के अंदर रिवोल्यूशन चाहिए था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहाँ क्या होने लगा, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज होने लगा। इसके अलावा जो है अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या लेकर आया, जो एक्सपेंशन होने लगा वहाँ क्या होने लगा कि जो कोल था, स्टील था, आयरन था, इनकी डिमांड्स बढ़ने लगी। अब ऐसे बढ़ेंगी तो फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो भाई क्या होगा, जो मैन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो सब कहाँ आएंगे, अब खेतों को छोड़ के फैक्ट्रीज में आएंगे। अब क्या होने लगा, अब लेकिन उनकी हालत तो नहीं सुधर सकती ना, आपने उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटक दिया, बट उनका एक्सप्लॉयटेशन सेम है, आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा क्या है, पुअर वेजेस। कि उनको पता एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा, मतलब कि भाई तो आपको लंबे टाइम पे काम भी करना है और हम आपको इतनी ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं देंगे। और उस टाइम पे क्या होता था कि अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, बट हर इंडस्ट्री आपका, हर प्लान आपका सक्सेसफुल हो वो जरूरी भी नहीं है, तो कुछ इंडस्ट्रीज फेल भी कर जाती थी। तो ऐसे करने से क्या होता था, जो शिफ्ट हो रहे हैं, आपने वर्कर्स को एक जगह से दूसरी जगह लाके शिफ्ट तो कर दिया, बट उनकी अनएम्प्लॉयमेंट की गारंटी बहुत, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी ये कोई अश्योर नहीं कर रहा था, और उस टाइम पे बहुत कॉमन फैक्टर हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या देखोगे आप, जो अब ऐसा होगा तो आप देखोगे कि मैंने खेतों से उठा के लोगों को माइग्रेट कर दिया सिटीज़ के अंदर, नए टाउन्स फ्लरिश कर दिए, अब वहाँ मैं वर्कर्स भरे जा रहा हूँ। अब एक एरिया में मैं एक तो 10 ही लोग रखूँ, उसी एरिया में मैं 100 लोग रखूँ, तो क्या होगा भाई साहब, जो है एक तो हाउसिंग की दिक्कत हो जाएगी, और फिर इतने सारे लोग हैं तो सैनिटेशन, जो गंदगी भी फैलेगी, तो वो प्रॉब्लम्स भी राइज होने लगी। हाउसिंग जो है बहुत, लंदन में तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, काफ़ी जो है वो बहुत बुरी तरह से लोग रह रहे थे। काफ़ी बुक्स में उसका मेंशन भी है, काफ़ी स्टोरियंस ने उसको मेंशन किया है, सिमोंड्स ने मेंशन किया है, रॉबर्ट ओवन ने मेंशन किया है इसको। अब जो है अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स का राइज हो रहा है, और यहाँ बात हो रही थी लिबरल्स और रेडिकल्स की। ये कौन सा ग्रुप था जो चेंज लाना चाहता था, तो चेंज लाने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, रिफॉर्म्स किए। अब ये क्या चाहते थे, इनकी जो आइडियोलॉजी वो थी कि जो वर्क फोर्स है ना वो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, और उनको है ना मैक्सिमम बेनिफिट मिले उनको।
ये इनकी आइडियोलॉजी ये थी, ये चाहते ये थे काम करना, और ये इंडिविजुअल एफर्ट में बिलीव करते थे, लेबर में बिलीव करते थे, एंटरप्राइज में बिलीव करते थे। इसके अलावा जो है अब क्या होगा, अब इतने बढ़िया आइडिया आने लगेंगे, तो अब जो लोग हैं वर्किंग क्लास को लगेगा ना ये हमारा भला कर रहे हैं, तो अब क्या होने लगेगा, जो वर्किंग मैन वुमेन थे वो लोग जाने लगे, ज्वाइन करने लगे लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स को, और उनकी पार्टीज को जो वो ज्वाइन करने लगे, रिली करने लगे। अब इन्होंने क्या करा कि अब ये चाहते थे रेवोल्यूशन आ जाए, और जो यूरोप के अंदर जो सेटअप हुआ था, न्यू इकोनॉमिक सेटअप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन है ना, पूरा नया सेटअप हो गया था, जो वापस जो है ना वो वापस रेट्रोग्रेसिव जो मूवमेंट आ गया था, जो प्रोग्रेसिव आइडियल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे वो वापस मोनार्की स्टैब्लिश हो गई थी, और वो सारा का सारा वही सिस्टम वापस आने लग गया था। तो ये चाहते थे कि उस सेटअप को है ना वो चेंज करना चाहते थे। अब इसके अलावा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, इटली हो गया, रशिया हो गए, अब ये ना ये रिवोल्यूशनरी बन गए है ना, और अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया किसका, कि हमें वापस मोनार्क को हटा देना है। यहाँ थे जो नेशनलिस्ट थे वो रेवोल्यूशन लाते थे, कि क्या चाहते थे वो रेवोल्यूशन लाके एक नेशन बनाना चाहते थे जिसके अंदर सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स हो। और आफ्टर 1815 मजनी एक जो है गुसीबे मजनी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, और इन्होंने ये कंस्पायर करना शुरू कर दिया कि हमें इटली के अंदर एक चेंज लाना है। और ये काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके बारे में इस बुक में इतना ही मेंशन है, बट मैं अलग से सीरीज़ जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। वहाँ आपको मैं इनका बारे में और जानकारी बता दूंगा। अब बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब बात है यहाँ 1850s के या मिड 19th सेंचुरी की बात है। तो सोशलिज्म ना, सोशलिस्ट आइडियाज़ है ना वो बहुत फ्लरिश करने लग गए थे। इंग्लैंड में जो है इसका ओरिजिन हुआ, जो काफ़ी सारे उनके थिंकर्स आने लगे जिन्होंने बहुत सारी जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, और ये डिमांड रखते थे, ये कहते थे कि स्टेट जो है ना वो बहुत टायरनी का रूल करता है वर्कर्स के लिए, ना इनको ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हैं, ना इनको मैटरनिटी लीव मिलता है, ना इनको और कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट नहीं है, इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी है। तो ऐसी चीज़ों से क्या है राइज होने लगा, जो अब सोशलिस्ट आइडियाज़ राइज होने लगे। कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स हो गए, जो है सिमंड्स हो गए, जो सेंट हो, सॉरी आई कांट नेम दैट पर्सन, बट और दो तीन जो है वो पॉलिन एसास थे। इनका जो है इन्होंने काफ़ी रिवोल्यूशन को है ना बहुत आउटरीच कर दिया, यह लाने लगे। जो अब क्या हुआ, जो सोशलिज्म है ना उसको बहुत ज़्यादा टेंशन मिलने लगी, और सोशलिस्ट जो थे ना उनका मेन जो दो एम थे, वो एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे कि कोई कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब जो है वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। और स्टेट को क्या चलाएगा, एक कम्यून चलाएगा। कम्यून क्या था, एक सिस्टम था जिसके सारे जो है कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, लेबर क्लास के हाथ में। और इनको चाहिए था कि भाई जो है कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए रेदर देन पर्सनल गेन, जो है कि जो गवर्नमेंट का जो है ना वो अटेंशन यही होना चाहिए कि कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, कि भाई सबका भला हो ना कि अपना भला हो। ये जो है इनकी ये आइडियोलॉजी थी। अब यहाँ जो है ये कलेक्टिव राइट्स की बात कर रहे थे, ये इंडिविजुअल राइट या पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल गेन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये इनको कलेक्टिव राइट्स में ये जो बिलीव करते थे। अब इन्होंने कॉपरेटिव्स बनाने की भी, और क्या बोला कि आइडिया ऑफ कॉपरेटिव्स में भी ये बिलीव करते थे। कॉपरेटिव्स क्या होता था, कॉमनली ओन्ड रिसोर्सेज को ये लोग ओन करते थे ना। कॉपरेटिव में कोई एक मालिक नहीं होता है, सब जितने मेंबर होते हैं वो सब उसके कुछ ना कुछ % के शेयर के मालिक होते हैं। तो यहाँ ये लोग क्या चाहते थे कि कॉपरेटिव्स के फेवर में थे, और ये चाहते थे, इनकरेज करना चाहते थे कि भाई गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे कॉपरेटिव्स को। अब यहाँ हमने बात करी रॉबर्ट ओवन की। रॉबर्ट ओवन जो है वो थे 1771 टू 1858। ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे जिन्होंने एक कोऑपरेटिव कंपनी बनाई। इवन दैट इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वन ऑफ द हार्मोनी इन इंडियाना। ये कॉलोनी के अंदर थी यूएस के, जो यूएस थी है जो वो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, ये हम सब अभी तक जानते हैं। दो लुई ब्लैंक थे, ये चाहते थे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लुई ब्लैंक की 1813 टू 1882, ये चाहते थे, ये फ्रांस के अंदर थे। रॉबर्ट ओवन जो थे वो इंग्लैंड में थे, लुई ब्लैंक जो थे वो फ्रांस में थे। फ्रांस के अंदर जो सोशलिज्म का राइज हुआ उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ जो है ना ये गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो थी ना वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को, और जो है वो चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट जो है ना एंटरप्राइजेस वो रिप्लेस ही हो जाए। और फ्रांस के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्रांति आ गई थी 1871 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो यहाँ इन्होंने क्या कर दिया था, जो पेरिस के अंदर है ना इन्होंने मोनार्को हटा दिया और वहाँ पेरिस कम्यून बना दिया। बट फिर जो पेरिस ने जर्मनी की हेल्प से इनको हटा दिया, और फिर लुई ब्लैंक को जो है वो इंग्लैंड के अंदर शेल्टर लेना पड़ा था।
अब यहाँ बात करते हैं हम कोऑपरेटिव्स की। इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की और उन 10 लोगों का रोल अलग अलग होगा, है ना, बट ऐसा नहीं होगा कि उनमें एक ही जो है वो सारा प्रॉफिट ले जाएगा। उसमें जो 10 लोग हैं उनके जो जितना जितना उन्होंने काम करा उस काम के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं था कि 6 से 8 घंटे कोई और काम कर रहा है और खाली जस्ट जिसने कैपिटल लगाई है वही सब कुछ लेकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता था, इसलिए इनको कोऑपरेटिव्स बोलते थे कि यहाँ कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है ना वो काफ़ी इफेक्टिव थी। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों साथ ही, मतलब एक तरह से इन दोनों का नाम साथ ही लिया जाता है। जो कार्ल मार्क्स हैं वो काफ़ी प्रोफाउंड जो है, बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी है। अगर सोशलिज्म की हम बात करते हैं, जो ग्लोबलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल कहते हैं इनको, क्योंकि कई कंट्रीज से इनका वास्ता है। ये वॉज बॉर्न इन जर्मनी, जो है ये रहते इंग्लैंड में थे, लिखते न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए थे और बात करते थे पेपर में कॉलोनीज की। तो ही वॉज ए ट्रू ग्लोबलाइज पर्सन। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सोशलिज्म के अंदर है ना अपने आइडियाज़ को और ऐड किया, जो अदर आइडियाज़ को ऐड किया। अब मार्क्स जो कहते थे ना, वो कहते थे जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके अंदर कैपिटलिस्ट है, वो कैपिटल को ओन करते हैं जो कि कहाँ फैक्ट्रीज में इन्वेस्टेड है, और प्रॉफिट जो है ना वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई, कैपिटल को तो कौन कर रहा है, कैपिटलिस्ट, बट प्रॉफिट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो वर्कर्स कर रहे हैं। बट कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज प्रॉफिट इज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट, कि जो है जब तक ये प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं तब तक जो है वो वर्कर्स की कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सारी रात बैठ के जो है काम वो वर्कर करता है और मलाई कौन ले जाता है, कैपिटलिस्ट ले जाते हैं। तो वो कहते थे कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। अब ये क्या कहते थे कि जो वर्कर्स है ना उनको कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देना पड़ेगा, मतलब दोनों को जड़ से उखाड़ के फेंक दो आप, बाय कंस्ट्रक्टिंग अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। अब यहाँ देखिए, आप लिबरल मूवमेंट की बात नहीं हो रही, रेडिकल मूवमेंट की बात हो रही है। जो है थोड़े वायलेंट मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें सारी प्रॉपर्टी जो क्या होगी, सोशली कंट्रोल होगी, मतलब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से कंट्रोल होगी, नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, इट्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव राइट्स, जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा यहाँ। और उस सोसाइटी को उन्होंने क्या बोला, वो सोसाइटी होगी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स जो है वो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी हैं, वो करते थे कि जो है उनका बिलीफ यही था कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ना वो नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर है, कि आगे जाके सारा सिस्टम यही चलेगा और इसी से जो है ना वो इक्वालिटी आएगी सोसाइटी के अंदर। ये कहते थे कि जो सोसाइटी है ना वो हैव और हैव नॉट्स के अंदर डिवाइडेड है। हैव वो होते थे जिनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिनको ये जो है वो कैपिटलिस्ट कहते थे, और हैव नॉट्स के अंदर ये उनको बताते थे कि हैव के पास हैव के होने की वजह से हैव नॉट्स हैं, मतलब उन्होंने सब कुछ अपने पास रख रखा है, इसलिए हैव नॉट्स की जो कंडीशन इतनी बुरी है। तो ये थे फिलोसोफर, थे रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। तो ये क्या थे, अब आप बात करोगे कि भाई इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी। फर्स्ट वन वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल बनी। द फर्स्ट इंटरनेशनल है वो सोसाइटी थी, जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी कि उन सारी जो चीज़ों को है, सारे जितने भी लेबर वर्किंग क्लास है वर्ल्ड की, उन सबको यूनाइट करने के लिए कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन था, उसका क्या नाम था, फर्स्ट इंटरनेशनल। उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने एटलीस्ट जो वर्कर्स के लिए जो है स्पीच तैयार की थी, इंग्लैंड के अंदर उसका पहला सेशन हुआ था। अब बात होती है सेकंड जो इनकी कैपिटल वो थी दास कैपिटल, और इसकी थ्योरी क्या थी, इनकी थ्योरी जो थी वो थी triumph of working class was inevitable and the human society's progress through class struggle। जो कहते हैं कि भाई जो ट्रायम्फ है, जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है ना वो जो वर्किंग क्लास जो है उनको कोई हरा नहीं सकता, और क्या हुआ, क्लास स्ट्रगल करना होगा हमें। जो एक क्लास डिवीजन जो सोसाइटी ने क्रिएट करा है, जो नया इकोनॉमिक क्लास डिवीजन है, उसको ये ख़त्म करना चाहते थे। तो ये थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इनके बारे में अलग से ज़रूर एक सीरीज़ में लाऊंगा, जल्द ही वो लाने वाला हूँ, वहाँ आपको और इनके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज थ्योरीज, व्हाट वाज हिज थिंकिंग, मेंटालिटी, बिलीफ सिस्टम, और जो इनके अदर जो वर्कर्स थे, जो इनका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ रहा, किस कंट्री में किस फिलोसोफर्स ने इनसे इंस्पायर होकर नई जो है रिजीम स्टार्ट की, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड डेवलप होने लगी, वो हम सब वहाँ डिस्कस करेंगे।
अब बात करते हैं कि इनके सपोर्ट कैसे मिलने लगा सोशलिज्म को है। अब जो 1870s तक जो है ना सोशलिस्ट आइडिया जो है वो स्प्रेड होने लगा था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत कॉमन और एक ओवरवेलमिंग टर्म बन चुका था सोशलिज्म। और टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट जो है उन्होंने एक और इंटरनेशनल बॉडी फाउंड की जिसका क्या नाम था, सेकंड इंटरनेशनल। फर्स्ट इंटरनेशनल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, वो किसके इन्फ्लुएंस में बनी थी, कार्ल मार्क्स के। बट उसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया, जो है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाता था उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसको दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई। जब उसके अंदर एक दरार आ गई, जो उसके अंदर जैसे स्प्लिट हो गया एक, उसके बाद भी जो कम्युनिस्ट जो सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने अपने अपने जो रीजन के अंदर सोशलिज्म को बचा के रखा, प्रिजर्व करके रखा, और वापस से इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसका क्या नाम था, सेकंड इंटरनेशनल। अब जो वर्कर्स थे जर्मनी और इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने अपने अपने एसोसिएशन बना लिए जो कि किस में काम करते थे, जो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे, बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन के लिए। और वर्कर्स ने अपने फंड स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिए ताकि जो किसी को क्या होने लगा, जो है मेंबर्स है, अगर उनकी डिस्ट्रेस की सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी कोई मेडिकल सिचुएशन आती है, कैसे भी टाइप का डिस्ट्रेस होता है, उसमें उनकी हेल्प की जा सके। और इन्होंने क्या है अपने जो मेंबर्स जो थे एसोसिएशन ने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया, एक तो आप वर्किंग आवर्स हमारे कम करो और दूसरा हमें राइट टू वोट दो, जो कि नहीं मिल रहा था, काफ़ी स्ट्रगल से नहीं मिल रहा था। बस रॉबस्पियर की गवर्नमेंट आई थी फ्रांस के अंदर, तब एक बार जो है ये वेल्थ का क्राइटेरिया हटा था। बाकी उसके बाद दोबारा जब रॉबस्पियर की गवर्नमेंट हटी गई, रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया, जब उनको कोर्ट के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया, जो एग्जीक्यूट कर दिया गया, उसके बाद वापस वेल्दियर मिडिल क्लास ने सीज कर ली थी पावर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि उनको तब से ही बस थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा जो पॉलिटिकल राइट्स के जो उनको मिले थे, बट वो वापस छीन लिए गए। और आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन क्या हुआ, वही पुराना इकोनॉमिक सेटअप आ गया। तो यहाँ इनकी डिमांड क्या हो रही थी कि नहीं, हमें भी वोटिंग राइट चाहिए, हमें जो है हमारी वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन को आप इम्प्रूव करो। अब जर्मनी में क्या हो रहा था, जर्मनी के अंदर जो है ना एसोसिएशन जो है वो जो जितने भी ये जो लेबर एसोसिएशन थे, जो कोऑपरेटिव्स थी, वो क्लोजली काम करने लगे किसके, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के। और इस पार्टी को सपोर्ट मिलने लगा लेबर क्लास का, और वहां से क्या बन गई, पार्लियामेंट में इसने सीट ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ जो है सोशलिज्म का राइज कहाँ तक हो चुका है, अब ये पावर लेने की, पावर ग्रैबिंग की कंडीशन में आ चुके हैं। और बाय 1905 द सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी। लेबर पार्टी बना ली ब्रिटेन में। लेबर पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी थी। आप देखोगे 47 जब इंडिया आज़ाद हुआ तब किसकी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई थी, लेबर पार्टी ही आई थी। और यहाँ सोशलिस्ट पार्टी बन गई फ्रांस के अंदर। तो यहाँ होने लगा कमिंग ऑफ सोशलिज्म, तो यहाँ सोशलिस्ट पार्टी बन रही है, लेबर पार्टी बन रही है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बन रही है। तो आप देख सकते हो यूरोप के अंदर अब सोशलिज्म भी पावर में आ रहा है। और क्या हुआ कि टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। तो 1914 टू 1918 क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 ना। उससे पहले तक इन्होंने कितना ही स्ट्रगल किया हो, बट कोई भी सोशलिस्ट वो सक्सीड नहीं हुआ पावर जो है फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। तो यहाँ तक के लिए हमारा जो है सोशलिज्म इन यूरोप खत्म होता है। इसके अगले पार्ट में हम कवर करेंगे द रशियन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा जो सोशलिज्म है उसकी हिस्ट्री इतनी छोटी नहीं है। ये जो 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो डिज़ाइन किया है वो यहाँ तक है। इसके अलावा अलग से सोशलिज्म के ऊपर मैं एक नई सीरीज़ निकालने वाला हूँ जिसके अंदर जो सोशलिज्म से रिलेटेड मार्क्स हो गए, रॉबर्ट ओवन हो गए, जो है और भी जो फ्रेडरिक एंगल्स हो गए, इन जैसे जो फिलोसोफर्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने सोशलिस्ट आइडिया को वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराया, जो नए आइडियाज़ ऐड किए, जो नई जो है नए बिलीफ सिस्टम को इन्होंने जो राइज किया, तो इसके बारे में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम इस पार्ट में बस यहीं तक कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये जो पार्ट अच्छा लगा, चैप्टर अच्छा लगा, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ भी अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और अब हम जल्दी फेसबुक पेज को भी अगर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और अदर जो मेम्बर्स हैं जिनको आपको लगता है इन सब चीज़ों की नीड है, तो उनको आप ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।